लगातार आप देख रहे हैं उपचुनाव का रण और कहां पर कितना मतदान हुआ, ये हम आपको अपडेट सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद कहा कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने दोनों लड़कों को नकार दिया था और अब दोनों बबुआ और बुआ की जोड़ी को भी नकार देगी। राजनीति में चुनाव एक पड़ाव है, लक्ष्य नहीं। और उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर 2 स्थानों पर हैं, गोरखपुर में और फूलपुर में। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास और सुशासन के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार किया है। दोनों उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और जीतेगी, कोई संदेह नहीं। 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना। जब से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है तब से विपक्षी ये कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री योगी को उनके घर में ही घेर लिया। ये एक गठबंधन नहीं, यह एक राजनीतिक सौदेबाजी और एक राजनीतिक सोसेबाजी के सिवाय कुछ नहीं है और इसको जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। दूसरा, आज तो मतदान हो ही रहा है, परसों काउंटिंग होनी है, रिजल्ट आ ही जाएंगे। मैं यहाँ पर जमा नहीं रहा, मुझे कुछ सभाएं करनी थी। मैं उन सभाओं को करने के बाद, क्योंकि गोरखपुर 5 बार यहाँ की जनता ने मुझे यहाँ से सांसद बनाया, आज गोरखपुर से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे दी है। स्वाभाविक रूप से यहाँ के मतदाताओं से अपील करने के लिए और फूलपुर के मतदाताओं से अपील करने के लिए दोनों स्थानों पर मैं गया। मैं तो प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ और विकास और सुशासन के इस मंत्र को आम जनता सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 25 से लेकर 30 लाख मतदाता रहते हैं। मैं यहाँ पर भी 16 स्थानों पर कार्यक्रम किया था, 5 स्थानों पर कार्यक्रम किया था। मुझे लगता है एक सामान्य जनसंपर्क और सामान्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें किसी भी प्रकार की वह स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीच में अस्वस्थ हो गए थे, तो भी मुझे थोड़ा समय निकालना पड़ा यहाँ के लिए। अन्यथा आम जनता ने जो प्यार मुझे दिया है वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे रही है, मुझे इसके लिए प्रसन्नता है। इस बार गोरखपुर की जनता बीजेपी के प्रत्याशी को भी देगी। अगले के साथ रामगोपाल द्विवेदी, ईडीवी न्यूज़, गोरखपुर। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 2014 फिर से दोहराएंगे। दोनों सीटों का नतीजा पहले जैसा ही होगा, केवल वोट पड़ने की बात है, काउंटिंग की बात है। फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, ये बताएं कि अभी आपने वोट किया है और क्या नतीजे आएंगे? नतीजे स्पष्ट हैं। जनता ने नतीजा 2014 में जो तय किया था वही नतीजा 2018 के लिए तय करके बैठी हुई है और 14 तारीख को वोटों की गिनती के बाद जो नतीजा 2014 में आया था वही नतीजा 2018 में आने की पूर्ण संभावना है। सपा बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से सपा ने और बसपा ने लास्ट के मोमेंट पे गठबंधन किया, उसका क्या लगता है, वोट कोई ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, वोट वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। जब वोट होगा तब ट्रांसफर होगा ना। वोट तो हमारे साथ है, उनके पास तो केवल बयानबाजी करने वाले नेता हैं। बहन मायावती जी को उनका वोटर छोड़ करके वह मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, भाजपा के साथ आ चुका है। तो ये दोनों सीट जीत रहे हैं, निश्चित तौर से जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि दोनों सीटें जीत रहे हैं। तो जीत के दावे किए जा रहे हैं और कुछ इतिहास जो है वो हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर का सियासी इतिहास क्या रहा है। 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ इस सीट से सांसद बने थे और 5 बार वो यहां से सांसद रह चुके, 1998 से 2014 तक। और ऐसे में ये सीट इनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है क्योंकि लगातार 5 बार जनता ने उन पर भरोसा जताया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा उन्हें सीट से देना पड़ा और अब इसकी जंग आज जारी है। बिल्कुल, फूलपुर का सियासी इतिहास आपको बता रहे हैं। 1999 में सपा के धर्मराज सिंह पटेल ने
ये सीट जीती थी। और 2004 में अतीक अहमद जो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सांसद बने थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2009 में बीएसपी के कपिल मुनि करवारिया ने ये जीत हासिल की और फिर 2014 में बीजेपी पहली बार ये सीट जीती। केशव प्रसाद मौर्य ने ये सीट जीती थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। उनको 5,03,564 वोट मिले और जीत का अंतर 3,83,000 का था। हमारे दो सहयोगी हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं चुनाव के बारे में, वोटिंग के बारे में। रामगोपाल गोरखपुर से, सर्वेश दुबे फूलपुर से। सर्वेश के पास चलेंगे फूलपुर। सर्वेश, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं थोड़ी देर पहले जो स्थिति थी और जो सन्नाटा छाया हुआ था, वही मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पर अभी मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में जो बूथ बनाए गए हैं, जो मतदान केंद्र है, वहां पर इसी तरह का सन्नाटा है। बहुत कम लोग यहां पर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग घरों में कामकाज निपटाएंगे, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, और उसके बाद करीब 11 बजे के बाद भीड़ बढ़ सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो विशिष्ट मतदाता हैं, एक यहाँ पर महिला पहुंची हैं, डॉक्टर वंदना मिश्रा पचौरी। वो प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लौटी हैं, लेकिन जो वोट की कीमत है उन्होंने उसको पहचाना है और यहाँ पर वो पहले वोट किया है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाने वाली। हम उनसे बातचीत करते हैं कि मन में आपके क्या रहा और पहले आपने वोट किया उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगी। सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, और यदि हम चाहते हैं कि विकास हो, हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो, तो प्लीज़ घर से सब लोग बाहर आएँ, वोट जरूर डालें। ये हम लोग का अधिकार है, इससे पीछे मत रहें, क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो जाती हैं, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। और तभी विकास होगा जब हम अपने सही चुनाव करेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम वोट नहीं देते तो हम ये अधिकार खो देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि ने विकास नहीं किया। कि आप 5 साल में दूसरी बार ये वोट करने जा रहे हैं लोकसभा के लिए कम से कम, तो 4 सालों में किस तरह विकास हुआ, कितना संतुष्ट हैं आप? विकास हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ हो थोड़ा समय लगता है उसमें। एकदम से सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव नहीं हो सकती हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोग को देना भी पड़ेगा। लेकिन हम लोग खुद से जब नहीं निकलेंगे, खुद विकास के लिए आगे नहीं आएंगे, तो विकास कैसे होगा? निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है कि अगर मतदाता ही घरों से नहीं निकलेगा, वोट नहीं करेगा और वो चिंता नहीं करेगा, तो विकास कैसे होगा? उनके पति भी यहाँ पर हैं, अश्विनी पचौरी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। बताएं कि किस तरह का उत्साह क्यों नहीं दिख रहा है, क्या लगता है आपको? उत्साह है, थोड़ा सा लोगों में जागरूकता की कमी है। बाई इलेक्शन को बहुत हल्के में लेते हैं, 1 साल का समय है, कोई बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। संदेश होना चाहिए। यदि अच्छे लोगों को चुनना है, अच्छे लोगों से काम लेना है, तो उनके प्रति हमें विश्वास देना पड़ेगा और अपना वोट डालना पड़ेगा। इलाहाबाद को हमें विकास की चरम सीमा पर ले जाना है, तो ऐसा बार बार होगा और अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। विकास चाहिए तो वोट दीजिए। वोट की ताकत जनप्रतिनिधि को ऊपर तक ले जाती है और वो हमारी बात को रख सकते हैं और विकास को हमें आगे ला सकते हैं। इलाहाबाद में हमें विकास करवाना है तो वोट देना पड़ेगा। वोट प्रतिशत को 90% तक ले जाना होगा। यदि वोट प्रतिशत 90% होगा तो विकास भी 90% होगा। वोट प्रतिशत यदि 40% है तो विकास 35 ही रह जाएगा। ये एक संदेश है भारत सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, कि हम वोट को प्रतिशत बढ़ाएं। यदि 60% करेंगे, निश्चित ही जो विकास अभी तक 20% हुआ है, शहर में विकास चल रहा है, 4 ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज, बाकी काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही, चौड़ी हो रही हैं, लेकिन विकास और चाहिए तो और खुल के आगे आगे आपको और मिलेगा। भगवान के पास भी फूल माला प्रसाद लेके जाते हैं, इनके पास भी आप आएंगे और इनसे भी मांगेंगे और इनको वोट की ताकत देंगे और वोट हमारा इनसे एक निवेदन होगा, तो ये निश्चित ही उसको एक दिन ये कहिए कि गंभीरता पूर्वक लेंगे और उस संदेश के द्वारा हमें विकास मिलेगा और शिक्षा जगत में आमूल परिवर्तन। देखिए काफी जागरूक मतदाता हैं डॉक्टर अश्विनी जी पचौरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर विकास भी बढ़ेगा, उस हिसाब से योजनाएं बनेंगी और जनप्रतिनिधि पर दबाव भी बनेगा। जी सर्वेश, दोनों ही पति पत्नी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है फूलपुर के लोगों के लिए। और आप चलेंगे रामगोपाल के पास, वहां का हाल बताइए रामगोपाल। और रामगोपाल, साथ ही ये भी बताइए कि आखिर जागरूकता में इतनी उदासीनता नजर क्यों आ रही है, क्या आप वजह देख पा रहे हैं? राजेंद्र, गोरखपुर में भी नहीं, सबसे पहली चीज आपको बता दें कि जो मतदान प्रतिशत है भले ही शहरी क्षेत्रों में कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये गति पकड़ रहा है। और जो 9 बजे तक के आंकड़े अभी चुनाव आयोग के हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें करीब 7% मतदान हो चुका है। यानी कि जो शुरुआत है वो खराब नहीं कही जा सकती है, अच्छी ही शुरुआत है। पूरे 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिला के गोरखपुर लोकसभा की 7% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। जहां तक शहरी मतदाता की बात है तो अभी पिछले दिनों जब मेयर का चुनाव हुआ तो सिर्फ 33% लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे।
तो उस हिसाब से ये बाई इलेक्शन है। सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी की प्रतिष्ठा दांव पे है। जो गोरखपुर सदर सीट है, विधानसभा सीट है, इस पे बीजेपी का दबदबा है, मुख्यमंत्री योगी का दबदबा है। लेकिन जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, अगर हम नगर निगम की तरफ जाएं, नगर निगम चुनाव की तरफ जाएं, भले से मुख्यमंत्री यहां पे वोटिंग करते हो, लेकिन यहां पे एक निर्दल प्रत्याशी ने विजय हासिल की थी। एक मुस्लिम प्रत्याशी थी, निर्दल प्रत्याशी थी, वो गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र से विजय हासिल की थी और यहां पे बीजेपी कैंडिडेट को हार मिली थी। और ये मुख्यमंत्री योगी का अपना गढ़ है, मुख्यमंत्री का मठ इसी क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री खुद यहीं पे मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदाता है वो चलते हैं, उनका दिमाग चलता है, क्या सोचते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें, कुछ रोचक तथ्यों की बात करें और जातिगत समीकरणों की बात करें राजन, तो गोरखपुर में 98 से लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हैं। लेकिन 99 में जब जमुना निषाद से उनका मुकाबला हुआ था, उस वक्त का मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर थी। और उस वक्त मुख्यमंत्री, जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुश्किल से 6000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। और इस बार भी 2018 में जाके निषाद एक लड़ रहा है, मतलब जमुना निषाद के बाद सारे निषाद एकजुट हुए हैं। और इस बार जो आरक्षण की मांग 2015 में कसरावल कांड गोरखपुर में हुआ था, जिसमें इटावा के एक लड़के की पुलिस की गोली से मौत हुई थी, और वो कसरावल कांड सिर्फ इसलिए हुआ था कि निषादों को एससी में शामिल किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, उनको मांग, उसी मांग को लेकर वो कसरावल कांड हुआ था। और वहीं से निषाद पार्टी का उदय हुआ था और वहीं से वो आंदोलन उग्र रूप धारण किया था। क्योंकि गोरखपुर में बड़ी संख्या में निषाद मतदाता है। गोरखपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे छोटी छोटी कई नदियां गोरखपुर के इर्द गिर्द बहती हैं, तो यहाँ पे निषाद जात बहुतायत में रहती है और वही मतदाता है जो आरक्षण की मांग कर। तो 99 के बाद ऐसा जो राजनीतिक पंडित है उनका ये मानना है कि 99 के बाद 2018 में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे कांटे की टक्कर हो रही है। अभी तक चूंकि मंदिर का महंत चुनाव लड़ता था, तो जो निषाद जात की थी वो 50-50% बढ़ जाती थी, अपने निषाद जात के साथ कुछ जाती थी, कुछ मंदिर के महंत के नाम पे बीजेपी को वोट देती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर का महंत चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा। भले ही मुख्यमंत्री अपना चेहरा पेश कर रहे हो, भले ही मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हो, योगी जी कह रहे हो कि चुनाव में लड़ रहा हूं, लेकिन यह प्रभाव यहां पे पड़ रहा है। अब निषादों को ही एकजुट करने के लिए इन्होंने खास करके पिपराइच क्षेत्र में बहुत फोकस किया था। पिछले दिनों चुनाव घोषित होने के करीब 1.5 महीना पहले इन्होंने करीब 1000 करोड़ की परियोजनाओं को लेके ये पिपराइच में गए थे। वहां के विकास की कई योजनाओं को उन्होंने सौगात दी थी, सड़कें चौड़ी की थी। लेकिन ये सब कितना प्रभाव डालेगा आज ये पता चलेगा। हमारे जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्गों से बात हुई, तो वो कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दों को लेकर और मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर अभी बटे हुए, कंफ्यूज नजर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर 99 के बाद 2018 का जो ये चुनाव हो रहा है, ये गोरखपुर में अपने आप में ऐतिहासिक है। उस दौरान 6000 वोटों से मुख्यमंत्री योगी चुनाव जीते थे, और आज जो उनका प्रत्याशी है वो कितने मार्जिन से जीतेगा ये अभी तो 14 को ही पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का फायदा नजर बना रखिए। रामगोपाल, सर्वेश, एक चीज ये बताइए आप कि ये जो चुनाव चल रहा है, जैसा कि आपने बात भी की कुछ लोगों से, उनका कहना है कि विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है, लेकिन अभी और इसमें गति आनी चाहिए और इसे जहन में रखकर वोट कास्ट किया जा रहा है। इसके अलावा वो कौन से और अहम मुद्दे हैं जिसे आज जनता जहन में रखकर अपने मत का प्रयोग करती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर फूलपुर जो संसदीय क्षेत्र है, इसका अगर इतिहास देखें तो देश की आजादी के बाद से अब तक लेकर 18 बार चुनाव हुए हैं और 7 बार कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है, जबकि 4 बार समाजवादी पार्टी को इस सीट पर विजय मिली है। इसके साथ ही साथ ये सीट बीएसपी के भी खाते में रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये पहला मौका 2014 में था, जबकि मोदी लहर में ये सीट भाजपा के हाथ लगी थी। और इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट है और 5 साल में अब सिर्फ 1 साल का कार्यकाल बचा है। ये बाई इलेक्शन है, हालांकि लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनसे जो हमने बातचीत की है, उनका कहना है विकास और सुशासन जो तमाम योजनाएं हैं उनका कागजों के बजाय धरातल पर क्रियान्वयन तेजी से हो, ये उनकी उम्मीद है। और इसी उम्मीद को लेकर चूंकि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लोग ये चाहते हैं कि दोनों सरकारें अगर एक पार्टी की हैं तो तेजी से विकास हो, इसकी उम्मीद लोगों को है। और जो तमाम योजनाएं कागजों में चल रही हैं वो धरातल पर उतरे और उनका क्रियान्वयन हो सके, तेजी से उसमें आगे बढ़ा जा सके, ये उम्मीद है लोगों की। और इस उम्मीद को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जनता आज वोट करने आ रही है। और आज हम, जैसा कि हमने बताया शुरुआत में,
शुरुआत के जो 2 घंटे रहे हैं वो काफी स्लो मतदान हुआ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों ने अभी तक, शहरी क्षेत्र के जो मतदान केंद्र उन्होंने लोगों को निराश किया है और अभी बहुत ही कम वोटिंग परसेंटेज है। और हम दिखाना चाहेंगे ये पोलिंग बूथ जो है, जो कि शहर में स्थित है और ज्वाला देवी इंटर कॉलेज का, यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बूथों के बाहर और अंदर कोई मौजूद नहीं है, एक भी मतदाता यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जो वोट करने आया हो। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मतदाताओं में बिल्कुल भी उत्साह अभी यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थोड़ी बेहतर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ की जनता जो है वो उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है और जो मुद्दे उसके हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनका मुद्दा विकास और सुशासन का ही मुद्दा है कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर जो है वो वोट किया जाए। जी 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 सर्वेश, आप कह रहे हैं विकास और सुशासन का मुद्दा है। हो सकता है शहर के कुछ मतदाताओं के लिए विकास और सुशासन मुद्दा हो, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं के लिए ये मुद्दा अलग भी हो सकता है। तो जब अभी आपके पास मैं वापस आऊंगा सर्वेश, तो वहां के जातिगत समीकरणों को भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, आप बड़ी रोचक बात बता रहे थे कि कैसे 1999 के बाद पहली बार कोई निषाद कैंडिडेट बीजेपी के मुकाबले खड़ा है और ये किस तरह से एक नया समीकरण है और बड़ा रोचक समीकरण बन रहा है। रामगोपाल, निश्चित रूप से विपक्ष की राजनीति के लिए या सत्ता पक्ष की राजनीति के लिए गोरखपुर के इन लोकसभा उपचुनाव का परिणाम बहुत मायने रखता है। ये बात मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं, आपने उनसे बात भी की और ये बात विपक्ष भी समझ रहा है। रामगोपाल, लेकिन एक तीसरा फैक्टर है, कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट डॉक्टर सुरीता करीम है, उनका प्रोफाइल क्या रहा है और उनका चुनाव लड़ना इन समीकरणों को किस तरह बना रहा है, बिगाड़ रहा है, क्या प्रभाव उनका देखा आपने कैंपेनिंग में, ये भी दर्शकों को बताइए। राजेंद्र, जो सबसे पहली चीज आपने सुरहिता करीम का नाम लिया, अब इसमें भी किस तरीके से कांग्रेस ने जातिगत समीकरण खेला। आप इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जिस दिन सुरहिता करीम को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो उनका पूरा नाम बताया गया सुरहिता चटर्जी करीम, यानी कि वो एक बंगाली ब्राह्मण है और गोरखपुर शहर में बंगाली ब्राह्मणों का अच्छा खासा दबदबा है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को तोड़ने के साथ साथ चटर्जी के साथ साथ करीम, मुस्लिम और ब्राह्मण गठजोड़ बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लेकिन ये जब चुनाव घोषित हुआ ये तब की बात थी। हालांकि सुरहिता करीम एक पिछली बार 2012 में मेयर का चुनाव लड़ी थी और करीब 70,000 वोट भी पाई थी, लेकिन उस वक्त इनको सपा ने समर्थन दिया था। इस बार ये खुद इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं, लोगों के बीच रही हैं, लेकिन कोई इतना खास प्रभाव नहीं डाल पा रही है जितना कि सपा के प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में चल रहा है। जो मेन मुकाबला गोरखपुर में देखने को मिल रहा है वो मेन मुकाबला सिर्फ सपा के इंजीनियर प्रवीण निषाद और बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला के बीच ही देखने को मिल रहा है। सुरहिता करीम हालांकि लगातार कोशिश कर रही हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं, बार एसोसिएशन में जा रही हैं, आम लोगों के बीच गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती स्थिति में लाने की कोशिश की। और कांग्रेस के कई बड़े नेता, राजबब्बर से लेके केंद्रीय कमेटी के RPN सिंह जैसे कई बड़े नेता लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार भी किए हैं। तो कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगाई है और कांग्रेस भी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री को उनके ही गढ़ में घेर लिया जाए जिससे 2019 की राह आसान हो सके। राजेंद्र जी, वापस चलते हैं सर्वेश के पास मोनिका और सर्वेश से समझने की कोशिश करते हैं। रामगोपाल ने बड़ी रोचक बात बताई सर्वेश कि गोरखपुर में कैसे 1999 के बाद निषाद कैंडिडेट के खड़ा होने के बाद मुकाबला रोचक हो गया और जातिगत समीकरण कैसे मायने रखते हैं। यही बात हम फूलपुर के संदर्भ में आपसे समझना चाहेंगे। वहां पर इस सीट पर जातिगत समीकरण क्या है सर्वेश? देखिए, जाति समीकरण की बात फूलपुर की करें तो फूलपुर में ओबीसी मतदाता जो है वो 7.5 लाख के करीब है और वो निर्णायक भूमिका में रहता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने, दोनों पार्टियों ने पटेल कैंडिडेट पर जो है दांव लगाया है। भाजपा से कौशलेंद्र सिंह पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि नागेंद्र सिंह पटेल सपा के उम्मीदवार हैं। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और भाजपा के पक्ष में इसलिए ये थी कि क्योंकि अपना दल के साथ भाजपा लड़ रही है और अपना दल जो है वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पार्टी, बनाई हुई पार्टी है और आज उसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। इसलिए जो जनसभाएं भाजपा की हुई उसमें भी अपना दल साथ में था, तो इसको माना जा रहा है कि उनके साथ है। लेकिन ये पूरा जो चुनावी समीकरण है वो सपा के बसपा के साथ आने के बाद यहाँ पर गड़बड़ाया है, क्योंकि 5.5 लाख के करीब यहाँ पर दलित मतदाता है और अगर
दलित मतदाता सपा के साथ चला जाएगा तो निश्चित तौर पर भाजपा का जो चुनावी गणित है वो गड़बड़ होगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा के लिए प्लस पॉइंट यहां पर एक बना है। लगभग 2.25 लाख मतदाता इस सीट पर मुस्लिम मतदाता है, और चूंकि पूर्व सांसद सपा के अतीक अहमद 2004 में फूलपुर से सांसद रहे हैं और वो निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव मैदान में आने से भाजपा को थोड़ा सा स्पेस मिला है, एक राहत मिली है। और अगर मुस्लिम वोट कुछ काट पाते हैं तो भाजपा को वहां से राहत होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर नेक टू नेक फाइट है, और इस तरह की चाल चलकर सपा ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है। तो भाजपा और सपा के बीच यहाँ पर लड़ाई है, और अतीक अहमद अगर वोट पाते हैं तो उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा, और अगर सपा को दलित ज्यादा वोट करता है तो सपा को फायदा हो सकता है। तो इस तरह से इस सीट का जो जातीय समीकरण है वो बिल्कुल जातीय समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा हावी है इन दोनों सीटों पर। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं, राजीव और अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गोरखपुर में देखा हमने कि 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज किया जा रहा है। फूलपुर में 22 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत कैद हो रही है, जनता जो है वो वोट कास्ट कर रही है। बात अगर हम गोरखपुर की करें तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का ये सवाल, और देखा हमने कि किस तरह से लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार वो करते नजर आए थे। उन पर कई आरोप भी लगे कि एक सीट के लिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और आज जब वो वोट कास्ट करने आए थे उसके बाद जब वो बाहर निकले तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया था। ये जो सीट है जो प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इस पर अगर फिलहाल वोट कास्ट की बात की जाए तो कितनी ज्यादा मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है, उत्साह कितना उनका चरम पर है? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें चूंकि गोरखपुर की सीट, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो उससे पहले हमें गोरक्षा पीठ की बात करनी होगी, क्योंकि 17 बार अब तक यहां लोकसभा चुनाव हुए हैं आजादी के बाद, और 10 बार उसी मठ से इस सीट पर कब्जा रहे हैं। पहले आदित्य दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, और 1998 के बाद से 5 बार खुद योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं इस सीट पर आस्था का भी सवाल है, उस मठ का भी सवाल है, और मुख्यमंत्री चूंकि इस्तीफा देकर वो गए हैं यहां से, तो इस सीट को उन्हें जिताना होगा और अपने केंद्रीय नेतृत्व को ये बताना होगा कि उनका जो जनाधार है वो जो था वही है और बरकरार रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है मोनिका, जैसा कि अभी राम गोपाल बता रहे थे कि निषाद वोट बैंक जो हमेशा बीजेपी को देता रहा, और इस बार उसमें कुछ सेल लगाने की कोशिश अलायंस द्वारा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जब बात की थी हमसे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दोनों बबुआ और बुआ अगर साथ मिलकर आ जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे, 14 भी जीता, 17 भी जीता। लेकिन गोरखपुर में वो उत्साह जो सामान्य तौर पर चुनाव में देखा जाता वो नहीं दिख रहा। हम जिस बूथ पर खड़े हैं वो बूथ शास्त्री चौक के आसपास का बूथ है, जो मतदान केंद्र हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं। लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं, वो चुनाव वो मतदान भी कर रहे हैं, लेकिन वो भीड़ अभी नहीं दिख रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 11% के आसपास जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो अब तक पहुंचा है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, उनका उपचुनाव है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि समीकरण क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जो सभी राजनीतिक दल हैं बिल्कुल ठीक है, इस सीट पर निगाह है, क्योंकि राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो या बसपा, ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके नतीजे सत्ता पक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी एक साथ आके मुख्य विपक्ष जो है चुनाव लड़ रहा है। चलेंगे राजीव के पास। राजीव इस वक्त फूलपुर में हैं और उनके साथ खास मेहमान भी हैं। बताइए राजीव, कौन आपके साथ हैं और उनकी राय क्या है इस उपचुनाव पर? जैसा कि राजेंद्र अभी अजीत बता रहे थे कि गोरखपुर बीजेपी की एक परंपरागत सीट रही है ऐसे में, लेकिन फूलपुर की अगर बात करें तो यहां पर आजादी के बाद पहली बार बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे। ऐसे में ये सीट बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में बीजेपी के तमाम कद्दावर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या अन्य नेता, लगातार रैली करते रहे हैं और लगातार अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते रहे। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल साहब मौजूद है, जिनसे पूछेंगे कि सर कितनी बड़ी चुनौती है। विधायक देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, इसलिए कि 2014 में फूलपुर की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर लोगों को ये संदेश दिया कि सारी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जो गरीब है, जो किसान है, जो नौजवान है, उन लोगों ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार भी हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
सपा से लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। यहाँ पर कुर्मी की बात करें या दलित वोट बैंक की, पिछड़े वर्ग की बात करें, तो इस गठबंधन से कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस गठबंधन का कोई असर नहीं है, इसलिए ये गठबंधन कागजों का गठबंधन है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे तरीके से लगी हुई है। जो गरीब आदमी है, जो किसान है, जो नौजवान है, वो पूरे तरीके से पूरी प्रतिबद्धता के साथ, इसलिए कि 53% वोट हम लोग को 2014 में मिला था और 2017 के विधानसभा के चुनाव में भी भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीते थे। इस बार जो जनता का हम लोग रुझान देख रहे हैं वह इस गठबंधन को नकार दिए हैं, इसलिए कि यह गठबंधन एक गिरोह और एक कंपनी, जो एक तरीके से चाहे बसपा को एक कंपनी मान लीजिए और सपा को एक गिरोह मान लीजिए, इस तरीके से इन लोगों का काम है। और खासकर फूलपुर की जनता ऐसे दोनों दलों को खूब अच्छी ढंग से जानती भी है। जैसा कि आपने सुना कि फूलपुर के विधायक का कहना है कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे पूछेंगे कि क्या लगता है इस चुनाव में क्या रहने वाला है। चुनाव में बीजेपी जीतेगी और जनता इतनी जागरूक हो गई, महिलाएं, बच्चे, सभी जितने भी क्षेत्र की जनता है वो सब जागरूक है और वो बीजेपी को ही वोट करेगी। कमल का फूल ही खिलेगा। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक साथ सारे विपक्षी हैं, ऐसे में बीजेपी कैसे निपटेगी इनसे? नहीं, कोई विपक्षी नहीं है, सब जनता इतनी जागरूक, पढ़ी लिखी है, कोई गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपा और ये सब कुछ नहीं है, जीतेगी, कमल का फूल ही खिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के नेताओं में पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहां से एक बार फिर वो कमल का फूल खिलाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ऐतिहासिक मतों से यहां पर जीत दर्ज की। इस बार जनता क्या फैसला लेती है इसके लिए इंतजार करना होगा। राजीव, हमारे बहुत ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए इंतजार करना होगा। इतनी जल्दी ये सब कुछ कहना सही नहीं होगा राजेंद्र की क्या कुछ होता है। हमारे साथ आप तमाम लोग बने रहिए, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी राजीव, सर्वेश, रामगोपाल, अजीत बने हुए हैं जो पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान कैसा चल रहा है उसकी पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन जल्द हाजिर होंगे। महा कवरेज आगे भी जारी रहेगा।